नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब सभी राजनीतिक पार्टियों का पूरा फोकस दूसरे चरण के चुनावों पर है। दूसरे चरण में 14 फरवरी यानी कि सोमवार को वोटिंग होनी है और इसमें 55 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर पहले चरण में जाट वोटर्स महत्वपूर्ण थे तो वहीं दूसरे चरण में मुस्लिम वोटर निर्णायक माने जा रहे हैं। कुल 9 जिलों में वोटिंग है और हर जिले में मुसलमान 40 से 50% तक है। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 65% तक है। इसलिए ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछली बार यानी कि 2017 की अगर बात करें तो इन 55 सीटों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। पिछली बार बीजेपी को 38, समाजवादी पार्टी को 15, कांग्रेस को 2 सीटें मिली, जबकि बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया था। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए राहें इतनी आसान नहीं मानी जा रही, क्योंकि ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है। जबकि लोकसभा चुनाव में इस इलाके की 11 सीटों में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ने जीती थी और बाकी 4 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो यहाँ पर अब इस बार क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, अब तमाम दिग्गज जो है वो दूसरे चरण में होने वाली वोटिंग को लेकर जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल सहारनपुर में प्रधानमंत्री गरजे, आज अब से थोड़ी देर पहले कासगंज में उन्होंने चुनावी हुंकार भरते हुए समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। तो यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी मुख्य मुद्दे लेकर चुनाव मैदान में उतरी हुई है, अगर हम बात करें कैराना पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा और इसके अलावा यहाँ पर जो है विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं जिसको लेकर बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है और समाजवादी पार्टी को घेरती जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार में आगे बढ़ रही है। जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव अलग अलग विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर अपने लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। अब इस बार देखना होगा कि दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर जो चुनाव होना है, क्या 2017 की तरह यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से जीत पाएगी या इस बार चुनौती अलग होने वाली है। क्योंकि इससे पहले मोदी मैजिक चला था 2017 में, मोदी लहर का परिणाम ये रहा कि बीजेपी यहाँ पर भारी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। लेकिन इस बार 5 साल का काम और उसका मूल्यांकन किस तरीके से आम जनता कर रही है और उस हिसाब से वोट करेगी, ये देखना होगा। और हमारे साथ इस पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रभात तिवारी। प्रभात तिवारी जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वहीं राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया अमरोहा के हसनपुर विधानसभा से हमारे साथ जुड़ेंगे और वहीं बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, आप ही का सबसे पहले मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और दूसरे चरण के लिए तैयारी की जा रही है, लेकिन पहले चरण की यहाँ पर अगर बात की जाए तो 60% जो है इस बार मतदान रहा और पिछले के मुकाबले इस बार 3% कम रहा। तो इसकी क्या वजह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और इसका कितना असर जो है परिणामों पर पड़ सकता है? देखिए प्रीति जी, आपने जो पहले चरण के मतदान के प्रतिशत की बात की, वो प्रतिशत 3%, 4% कम रहा और इसको इस स्तर पे नहीं देखा जा सकता है कि क्या मतलब मौसम खराब था, क्योंकि सुबह मतदाता नहीं निकले थे, लेकिन दोपहर के बाद मतदाता निकले और साइलेंट वोट था। अब जो 55 सीटों का चुनाव दूसरे चरण पे 9 जिलों का हो रहा है, ये बहुत संवेदनशील जिले हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, चाहे मुरादाबाद हो, संभल हो, बदायूं हो, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने 38 सीटें जीती थी इस चरण में और 38 सीटों पे जो उनकी लहर चली उसके बावजूद भी मुरादाबाद में समाजवादी परचम को वो रोक नहीं पाए। संभल है, मुरादाबाद है, बदायूं है, बरेली है, ये रोहेलखंड का पूरा इलाका है, रामपुर है, ये रोहेलखंड का पूरा इलाका है। तो ऐसे इलाकों में अब कासगंज है, एटा है, तो आज प्रधानमंत्री वहाँ कासगंज पहुंचे, पटियाली में, वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और जिस तरीके से देखिए इसको प्रीति जी आप समझिए कि पहले चरण में कोई ऐसी लहर नहीं दिखाई दी जो हवा चल रही है और वो रोहेलखंड और पश्चिम और मध्य होते हुए पूर्वांचल जा रही है। इस बार साइलेंट वोट हुआ है, नाराजगी का वोट हुआ है, सबक सिखाने का वोट हुआ है। लेकिन जो इन सीटों पे जो चुनाव हो रहा है 55 विधानसभा सीटों पे, ये बहुत निर्णायक है समाजवादी पार्टी के लिए। यहाँ पे लोकदल का आरएलडी से कोई लेना मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी को अपने दमखम पे 12 सीटें ऐसे अपनी संख्या को बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी को 38 सीटों में बचाना है, अपनी सीटें बचानी है।
तो बहुत ही कांटे की लड़ाई है और कोई भी अभी चुनाव इस तरीके से ध्रुवीकरण वाला चुनाव नहीं हुआ है। धार्मिक ध्रुवीकरण अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से रामपुर और आजम खां का पूरा मामला, यूनिवर्सिटी वाला मामला और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेके प्रधानमंत्री लगातार परिवारवाद और कानून व्यवस्था पे अटैक कर रहे हैं, वो इस पूरे चुनाव को मुद्दे पे ले जाना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे ले जाना चाहते हैं। और वो प्रीति जी ये बताना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का सरकार की और जनता के लिए पहली प्राथमिकता है, क्योंकि अगर शाम को बच्चे वापस घर आ जाएं तो यही सबसे बड़ी बात है और यही उपलब्धि है डबल इंजन की सरकार की। और वो विकास काम भी अपने गिरा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के किले को ध्वस्त करना, गढ़ को ध्वस्त करना, रोहेलखंड में भारतीय जनता पार्टी फिर कमल खिला पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से रामपुर में अखिलेश थे, वहां पे भारी जन समुदाय वहां पे उमड़ा और अखिलेश के जन समर्थन में काफी भीड़ आ रही है, तो ये निश्चित तौर पे भाजपा के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी को 38 सीटें बचानी है और समाजवादी पार्टी को 12 सीटों से अपनी संख्या बढ़ानी है। तो ये लड़ाई सीट बचाने की और सीट बढ़ाने की है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है। संभल है, बदायूं है, मुरादाबाद है। प्रीति जी, मुरादाबाद बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण सीटें हैं मुरादाबाद में। और बरेली में बहुत, जिस तरीके से बरेली में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए हैं और वहां कार्यक्रम उनके साथ चल रहे हैं, तो ये पूरी ताकत झोंके हुए है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को जो लॉस हुआ है, जी कह सकते हैं कि यहाँ पर दूसरे चरण में एक कांटे का मुकाबला होने वाला है और दोनों ही दल सपा और बीजेपी एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं। ठीक है, आपने जिस तरह से कहा कि पहले चरण में यहाँ पर साइलेंट वोट हुआ है, सबक सिखाने के इरादे से वोट किया गया है, तो क्या यही परिस्थितियां अब दूसरे चरण की ओर भी इशारा कर रही है? क्योंकि कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकली ब्यार जो है वो बाकी और जिलों तक और पूर्वांचल तक पहुंचती है, उसके अलावा अवध बुंदेलखंड भी पहुंचेगी, तो क्या इसी तरीके का यहाँ पर भी देखने को मिलेगा? नहीं प्रीति जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव चरणबद्ध चुनाव और चरणबद्ध रणनीति भारतीय जनता पार्टी की। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जब चुनाव मध्य तक आएगा तो हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि पश्चिम में जाट जिस तरीके से नाराज थे तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लिया और ये भी पश्चिम से कनेक्ट है, थोड़ी सीटें कनेक्ट है। अमरोहा है और आपका बदायूं है, मुरादाबाद है, मुस्लिम बहुल सीट है, बरेली है, मुस्लिम बहुल सीट है। तो वहां पे इनका लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा और परिवारवाद लेके चल रहे हैं। और आजम खां की बातें बता रहे हैं कि आजम खां किस तरीके से उन्होंने गरीबों की, जनता की जमीन वहां लूटी और ये सारी चीजें हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ग्राउंड जीरो पे आप जब संजीव जी से कनेक्ट होंगी तो अमरोहा और ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां बदली हुई हैं जनता के बीच में। बिल्कुल ठीक है। अमरोहा में इस वक्त हसनपुर सीट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि फोन लाइन पर है संजीव जी। संजीव जी, यहाँ पर ग्राउंड पर आप लगातार बने हुए हैं और खुद प्रभात त्रिपाठी भी जो कह रहे हैं कि ग्राउंड पर किस तरीके की हवा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि क्या देख पा रहे हैं ग्राउंड पर। क्या यहाँ पर अभी जो है ध्रुवीकरण हो पाया है? क्या ग्राउंड पर ऐसी परिस्थितियां हैं या अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जो कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है उसकी हवा है, उसका रुख यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है बीजेपी के प्रति? संजीव, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? संजीव, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है, हम जल्द उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रभात जी, यहाँ पर जिस तरीके से, क्योंकि अभी संपर्क नहीं हो पाया है, ग्राउंड पर किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, हवा किस ओर इशारा कर रही है, ये हम अभी नहीं जान पाए हैं। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर और मैं समझना चाहूँगी कि हमने 2017 में यहाँ पर देखा था कि कहीं ना कहीं मोदी मैजिक चला था और उसके सहारे बीजेपी ने एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार क्या यहाँ पर, क्योंकि अब काम का आधार एक बना लिया है, वोटर्स ने एक काम के मूल्यांकन के आधार पर अब जो है वोट की जा रही है, तो क्या उसके आधार पर यहाँ पर बीजेपी जीत पाएगी? किस तरीके का माहौल आप देख पा रही हैं? नहीं प्रीति जी, देखिए इस चीज को समझिए कि मुरादाबाद जो इन्होंने डबल इंजन की सरकार पे जो विकास की बात कही, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की, मुरादाबाद पीतल उद्योग नगरी है। लेकिन उसके बाद भी जो मोदी मैजिक था 2017 में, प्रचंड बहुमत में 325 सीटें देके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई थी। और हर क्षेत्र से, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे रोहेलखंड हो, चाहे मध्य हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, हर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने
भारी सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी को मात्र 47 सीटें 403 में संतोष करना पड़ा था। तो ये जो 38 सीटों का जो भारतीय जनता पार्टी का, देखिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हर चरण में लूज कर रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जब केंद्र में होती है और राज्य में होती है तो जनता की उम्मीदें भी उनसे ज्यादा बनती हैं। तो अब ये अपने घर के विकास को लेके जा रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री आवास दिए, उज्ज्वला गैस योजना दी, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में मुरादाबाद को बहुत संपन्न बनाया। मुरादाबाद में जो पीतल उद्योग है वो बंद हो रहे थे, हमारी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर में बहुत काम किया। तो अच्छा, अब ये जो पूरे मुद्दे ले रहे हैं, लेकिन जो ये रोहेलखंड का क्षेत्र है, ये रोहेलखंड का क्षेत्र धार्मिक आधार पे और जातिगत आधार पे वहां वोट पड़ता है। धार्मिक आधार पे जो 80 और 20 की बात योगी जी ने की, वो हिंदुत्व बनाम मुस्लिम बनाने की, तो वोट पोलराइज नहीं हुआ और हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया इस बार इस चुनाव में। तो फिर प्रधानमंत्री हो चाहे योगी जी हो, ये विकास की बात कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, ये अपनी सारी योजनाओं की बात कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो देखिए इस बार प्रीति जी क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी और अखिलेश की लड़ाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नहीं हो रही है। इस समय व्यक्ति विशेष की एक लड़ाई चल रही है, योगी वर्सेस अखिलेश। तो अखिलेश को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और अमरोहा में जिस तरीके से संजीव वहां पे हैं, अमरोहा में वहां एक भारतीय जनता पार्टी के जो है चेतन चौहान उस सीट से थे, उनका कोरोना काल में निधन हो गया और कोरोना काल को लेके जिस तरीके से बहुत पलायन हुआ और लोग पैदल चले, उसको मुद्दा बना रहा है समाजवादी पार्टी, मुद्दा बना रही है। तो और मजदूरों का, लेबरों का ये मुद्दा समाजवादी पार्टी बना रही है, बता रही है कि देखिए आप लोग कितने किलोमीटर तक यात्रा करके पैदल आए थे, कोरोना काल में किस तरीके से सरकार ने आपको आपकी तरफ देखा नहीं। तो ये सारी चीजें अखिलेश बोल रहे हैं और समाजवादी पार्टी को काउंटर करने के लिए परिवारवाद और कानून व्यवस्था का बीजेपी काउंटर कर रही है। इससे पहले ही अभी हमने देखा था कोरोना को लेकर किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कासगंज में यहाँ पर हुंकार भरते हुए कहा कि अगर, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से खासतौर पर अखिलेश ने दवाई का, कोरोना वैक्सीन का जिस तरीके से विरोध किया, लेकिन बीजेपी ने लोगों को दवाई मुहैया करवाई, वैक्सीनेशन लोगों का करवाया, तभी लोग बच पाए हैं। एक बार फिर से यहाँ पर प्रभात जी संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? संजीव, आप सुन पा रहे हैं हमें? लग रहा संजीव जी भीड़ में है, भीड़ में। बिल्कुल, संपर्क उनसे अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन लगातार टीम जो है संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ग्राउंड से जानना बहुत जरूरी हो जाता है इस वक्त कि किस तरीके के हालात वहां पर हैं और लोगों का रुख वहां पर किस तरीके का है। प्रभात जी, यहाँ पर एक और फैक्टर पर मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि हमने जो लिस्ट देखी है यहाँ पर 55 सीटों की, उसमें बीजेपी ने एक भी ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य ये इलाका है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस जातिगत समीकरण को साधते हुए मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, बसपा ने भी, कांग्रेस ने भी। लेकिन बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट यहां से नहीं दिया, बस अपना दल जो कि उनके साथ गठबंधन में है उसने एक सीट मुस्लिम कैंडिडेट को दी है। तो इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए प्रीति जी, आप इसको समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, नंबर एक बात। उसका ये एक एजेंडा, एक अपना एक उसका एक शुरू से एक ये चला आ रहा है। भले केंद्र में 1-2 लोग मंत्री हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, ये राज्यसभा से जाते हैं, कोई लोकसभा चुनाव लड़के नहीं आते, तो ये लोग मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं देते हैं। इनके संग जो गठबंधन करके जो और लोग हैं एनडीए के, जो जिसे कहेंगे दूसरे पार्ट के, वो लोग अपना 1-2 सीट पे मुसलमान उतार देते हैं अपने जातिगत आधार पे, अपनी गुणा गणित के आधार पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है टिकट नहीं देती है मुस्लिम को। तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि हिंदुओं को, जिन को टिकट वो जातिगत आधार पे दिए हैं, वो 80 बनाम 20 करने का प्रयास किया गया। और 20 देखिए, जो बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पे समाजवादी पार्टी का दबदबा शुरू से रहा है, चाहे रोहेलखंड में, चाहे वो आपका। लेकिन बसपा का कमजोर होना, बसपा का राजनीतिक परिदृश्य से अचानक गायब होना, मायावती का साइलेंट रहना, मायावती का बोलना ना बोलना, मायावती का और भाजपा के पक्ष में बोलना और विपक्ष के खिलाफ बोलना, ये सब चीजें मुसलमानों में, और ओवैसी का कोई फर्क नहीं पड़ा है। ओवैसी आए यूपी में जरूर हैं, लेकिन वो पश्चिम में भी कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। तो ये सारी जो स्थितियां हैं जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, इन सब स्थितियों को देखते हुए
भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कठिन अग्नि परीक्षा है 55 सीटों में 38 सीटें बचाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रही है और उसको इस चरण में फिर फायदा होने की उम्मीद है, जैसे कि पहले चरण में आरएलडी गठबंधन को हुआ है और आरएलडी मैक्सिमम सीटें जीतने की कगार पे है। मुझे उम्मीद 22-25 सीटों की लग रही है और 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी की टेंट लगी हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रीति जी, ये चुनाव बड़ा सेकंड फेज का दिलचस्प है और सेकंड फेज के चुनाव में जो लीड कर जाएगा तो वो मान के आप चलिए कि 58 और 55 सीटों में लगभग 113 सीटों में मतदान हो चुका होगा 14 तारीख की शाम को, और 113 सीटों पे अगर गठबंधन 50 सीटें भी लेके अगर लीड कर गया पहली इस बार, तो वो एक निर्णायक बढ़त पे होगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक निर्णायक फैसला आने की इस बार जो है उम्मीद की जा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं प्रभात जी, यहाँ पर बीजेपी जो है कैराना और मुजफ्फरनगर का जो कि पहले का एक बड़ा दाग समाजवादी पार्टी पर माना जाता है, इस मुद्दे के आधार पर 2017 में उन्होंने सरकार बना ली। एक बार फिर से इन मुद्दों को भुनाया जा रहा है, लेकिन अब की बार मतदाता को हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जागरूक है। जिस तरीके से 80 बनाम 20 करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। तो क्या इन कोशिशों को भी देखते हैं कि क्या एक बार फिर से उन चीजों को बुनाकर यहाँ पर फायदा मिल पाएगा, या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश उसका एक तोड़ यहाँ पर जनता को दे रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए प्रीति जी, इसको समझिए आप इस सीट को कि जिस तरीके से ये जो गुणा भाग भारतीय जनता पार्टी अपनी एक रणनीति बनाती है, इनके बहुत बड़े रणनीतिकार हैं अमित शाह और ये सारे लोग। और देखिए ये जो रोहेलखंड का क्षेत्र है, फिर मैं एक बार कहूंगा, जो शाहजहांपुर तक आता है, शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना है और जितेंद्र प्रसाद आए, एक कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये सारी स्थितियां जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ठीक करने का प्रयास किया, बरेली में ठीक करने का प्रयास किया, वहां पे गंगवार है, वहां पे ये सारे लोग। तो इस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने कील कांटे दुरुस्त किए हैं और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है। अब ये दो लड़कों की जोड़ी, और देखिए वो ध्रुवीकरण नहीं कर पाए, लेकिन जो सीधी खाई खींची हुई है मुसलमान वर्सेस हिंदू में, वो पूरा ये रोहेलखंड में दिखाई देगा। क्योंकि वो जिस तरीके से बरेली के पास बहेड़ी है, पूरा मुस्लिम एरिया है, संभल है, बदायूं है और मुरादाबाद है, इस एरिया में समाजवादी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। तो ऐसी स्थिति में आजम खां का भी मुद्दा बनेगा, आजम खां को जिस तरह जेल में डाल रखा है वो भी मुद्दा बनेगा। तो ये सारी चीजें, लेकिन अगर इधर ये मुद्दा बनेगा तो उधर हिंदू भी एक जो है कानून व्यवस्था को लेके, पलायन को लेके, और जिस तरीके से ये सारी जो 80 बनाम 20 की जो एक लड़ाई एक खाई खींची है, ये सारी चीजों का फायदा उधर हिंदू यूनाइट होगा। तो भाजपा यही चाहती है कि हिंदू यूनाइट हो, मुसलमान अगर वहां यूनाइट होता है तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ ओवैसी का कोई मतलब जो है करिश्मा नहीं चला है, ना कोई उसके इस तरीके से कोई प्रत्याशी है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है दूसरे चरण में। अभी चुनाव प्रचार कल और होगा और ऐसी स्थिति में कल शाम तक क्या स्थिति और नई डेवलप होती है, नए एक रणनीति बनती है भारतीय जनता पार्टी, क्या होता है कल शाम तक, क्या वोट पोलराइज करने का क्या एक इशू बनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रभात जी, यहाँ पर अब आपने कहा कि जिस तरीके से आजम खान का मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन अब विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है। आशीष मिश्रा की जो जमानत अर्जी स्वीकार की गई है, जमानत मिल भी जाएगी कहा जा रहा है कुछ दिनों में, तो इसको भी अब हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल की तरफ से जो है मुद्दा बनाया जा रहा है। जयंत चौधरी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं वो सवाल उठा रहे हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट देख पा रहे हैं? देखिए, जयंत चौधरी को लेकर कल जिस तरीके से लोकतंत्र में उन्होंने अपना मत नहीं दिया, उसको लेके बहुत जो है कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि जो व्यक्ति अपना मत का प्रयोग नहीं करता वो लोकतंत्र में क्या विश्वास रखेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति बनाई है और मुझे ऐसा लगता है कि पोस्टपोल अलायंस की भाजपा अब रणनीति बना के चल रही है। क्योंकि पोस्टपोल अलायंस चाहे वो मायावती हो, चाहे खुद जयंत चौधरी हो, आरएलडी हो, ये अब भाजपा को ये लग रहा है कि हम जो 300 पार का नारा 325 सीटें थी वो निश्चित तौर पे कम होंगी और कहीं ऐसा ना हो कि हम 200 के नीचे रुक जाएं। तो ऐसी स्थिति में उनके रणनीतिकार जो हैं वो पोस्टपोल अलायंस की भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर इस बार अपनी नैया नहीं बचा पाई और नहीं नैया पार कर पाई और बीजेपी से आगे नहीं निकल पाई तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी एक मतलब उसका राजनीतिक भविष्य भी सोचने की बात है। लेकिन दूसरे चरण से
समाजवादी पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले चरण में उन्होंने जो अच्छा किया है, जो वोट पड़ा है इस बार, आक्रोश का वोट पड़ा है, सबक सिखाने का वोट पड़ा है, परिवर्तन का वोट पड़ा है, उस चीज को समाजवादी पार्टी कायम रखना चाहेगी। इसीलिए अजीत सिंह रामपुर में सारे दौरे अखिलेश के साथ कर रहे हैं, मुस्लिम बहुल सीट में, क्योंकि जो काम उनको पहले चरण में जाटों के बीच में करना था, उन्होंने खाप पंचायत और राकेश टिकैत के साथ मिलके उन्होंने कर लिया। अब उनको इधर आना है और उनको बताना है कि बरेली और बहेड़ी और जितना भी आपका संभल बदायूं और ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी ने ना मिलें चालू करवाई, गन्ना मिल भी चालू नहीं हुई, ना कोई नए उद्योग लगे। तो ये भाजपा सपा बताने का प्रयास करेगी, और भाजपा लगातार बता रही है कि परिवारवाद में ये पार्टी फंसी है। जयंत चौधरी के बारे में बोल रही है, उनके परिवार के बारे में बोल रही है, अखिलेश के बारे में बोल रही है, और ये सारी चीजें दो लड़कों की बात कर रही है। कांग्रेस चुपचाप, कांग्रेस बहुत कमजोर है उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस की अगर स्थिति अच्छी होती तो जतिन प्रसाद भी छोड़ के ना कांग्रेस से भाजपा में चले जाते। तो ये जो सारी बसपा जो है वो लोग मान के चल रहे हैं कि बसपा पे वोट देना दलित या जो लोग हैं ये बेकार है, क्योंकि ये भाजपा की बी टीम बन के मायती रह गई है। कुछ अपना राजनीतिक सियासी नफा नुकसान वो बहुत लंबे तौर पर सोच रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं, सीधी मुख्य लड़ाई जो है वो अखिलेश वर्सेस योगी पे है, अखिलेश वर्सेस मोदी पे है, और मोदी योगी पूरी जो है रणनीति बना के पूरी ताकत झोंके हुए हैं, और उन्होंने पूरी रुहेलखंड में ताकत लगा दी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रीति जी कि जब 14 तारीख को ईवीएम में लोग जाएंगे और वोट परसेंट बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 17 के मुकाबले इस बार दूसरे चरण में वोट परसेंटेज भारी होगा। बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है, लेकिन पहले चरण में इस बार जो है वोट प्रतिशत जो है वो घटा है। अब देखना होगा दूसरे चरण में इसको किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। हालांकि कोशिश पूरी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर दूसरे चरण की 55 सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी को देखते हुए पहले चरण की तुलना में ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। 25 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जबकि 20 सीटों पर दलित मतदाताओं की संख्या लगभग 20% से ज्यादा है। इन जिलों में समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन मजबूत स्थिति में बताया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी के लिए राहें इतनी आसान नहीं मानी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को यहां पर किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। अब इसका क्या असर पड़ेगा, और सबसे अहम कि इस बार वोट प्रतिशत किस तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि पहले चरण में वोट प्रतिशत में कमी आई है, 3% की कमी आई है। अब एक बड़ी चुनौती दूसरे चरण में कि किस तरीके से वोट प्रतिशत